चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 2 मिली हेनरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इट इज 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा ईएमएफ बता दो। तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला इंडक्टेंस के टर्म्स में क्या होता है जरा बताओ, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बेटा ईएमएफ कितना हमें निकालना है ना, तो बेटा एल की वैल्यू कितनी दी है जरा बताओ तो, 2 मिली हेनरी ना, तो 2 इंटू 10⁻³ और डी आई बाई डी टी कितना दिया है हमें, 10⁻³ दिया है, एम्पियर पर सेकंड मतलब डी आई बाई डी टी है, तो ये 10⁻³ बताओ कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल, सुबह किया था ये क्वेश्चन, बताओ कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, याद करने वाला है। सी इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन रिपीट होने लग गया, यही हम कह रहे थे 4-5 पेपर के बाद सब रिपीट होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, चार्ज चेंज हो रहा होता है तभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। हमने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता था बेटा, जब डी फाई बाई डी टी होता था, डी फाई ई बाई डी टी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के दो रीजन, या तो चार्ज चेंज कर दो और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया, दोनों में से कोई एक चेंज करना होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज में इंफॉर्मेशन दी, तो अगर हम चार्ज बदलेंगे इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो आईडी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताओ, चेंजिंग विद टाइम। ये कौन है, चलो बेटा नेक्स्ट, when a current carrying conductor of length L is placed parallel to the magnetic field, the magnitude of the force on the current carrying conductor is equal to 0। क्यों बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, बोलो, बिल साइन थीटा होता है। तो उन्होंने पैरेलल बोल दिया मतलब थीटा कितना दे दिया बेटा, थीटा 0 दे दिया, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से क्या कह रहा है। In the context of LCR circuit, resonance is significant because it maximize the voltage across inductor, minimize the current, current minimize करता है, ये current तो maximize करता है, maximize total impedance नहीं, minimize करता है, maximize the transfer of energy from source to the circuit, power इसमें maximum होती है क्या, हमने पढ़ा था रेजोनेंस पे जो पावर होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और रेजोनेंस में कॉस फाई कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि पावर फैक्टर रेजोनेंस पे कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 1 होता है। फेज डिफरेंस रेजोनेंस में कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0, फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर 1, तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन कितना होगा बताओ, ERMS इंटू IRMS। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी, मैक्सिमाइज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ऐसी कोई सिचुएशन हमने पढ़ी है क्या कि इंडक्टर में वोल्टेज कम हो जाता है बढ़ जाता है, ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें क्यों सोचेंगे हम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वन रिक्वायर्स 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू डिसोशिएट अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। The minimum frequency of the appropriate electromagnetic radiation to achieve the dissociation lies in। देखो जरा सुनना, क्वेश्चन ने बोला है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, सी और ओ में। तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो बताओ ये एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी से मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी कौन से वाले रीजन से निकल के आएगी। तो हम ना तुम्हें बिना निकाले एक अच्छा सा तरीका बताते हैं जिससे तुरंत आंसर निकाल लोगे। कैसे, आपको ग्राउंड एनर्जी स्टेट्स याद है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये कितना होता है 3.4, 4 से डिवाइड कर दो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है, 10 पॉइंट समथिंग ये है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही तो है। तो ये देखना लगभग 11 के बराबर आ रहा है। और ये कौन सी सीरीज है, कहीं से आके कहीं फर्स्ट में गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज में कैसी वेव मिलती है हमें, अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है। देखो हमने बिना निकाले इस लॉजिक से आंसर सही कर दिया। बट अगर कोई निकाल के करता तो वो कैसे करता, वो क्या लिखता, वो लिखता कि भैया ई दे रखा है, मैं HC/HF लगा दूंगा मैं, और फिर यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, और फ्रीक्वेंसी निकाल के मैं ये सोचूंगा ये किस रीजन में है। तो इतना क्यों सोचेंगे हम ऐसे सोचेंगे ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 अगर मान लो कोई बोले इससे ऊपर वाली क्या मिलेगी जरा बताओ,
1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताओ, इतना मिलेगा तो यहाँ पे गैप कितने का हो गया? 13.6 में 1.5 घटा दो, कितना बचेगा? 12 पॉइंट समथिंग। तो इन दोनों के बीच में तो नहीं मिल सकता ना 11 का गैप। भाई यहाँ गैप कितने का है? 2 पॉइंट समथिंग का है, मतलब कुछ भी गैप वो गिरेगा कहाँ के? फर्स्ट ऑर्बिट में। और फर्स्ट ऑर्बिट में लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मतलब अल्ट्रावायलेट रेस। कितना आसानी से आंसर किया। कोई अगर नॉर्मल बालक होता तो वो कैसे करता? E इज इक्वल टू HF लगाता वो, सही है। फिर यहाँ से F निकालता, फिर उसको याद होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किस वेव की कहां से कहां तक होती, फिर वहां से वो डिसाइड कर लेता। तो दो अप्रोच थे, समझ में? ये वाला ज्यादा अच्छा अप्रोच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फिनोमेना विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड डिस्क्रीट लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक बात बताओ, डिस्क्रीट लाइन का मतलब क्या था? एनर्जी, कौन कौन सी अलग अलग एनर्जी मिलती थी? ये एनर्जी मिलती कैसे थी? ये एनर्जी, जैसे ऑप्शन पढ़ो एक बार तो फिर तो वहां से आइडिया लग जाए कि कैसे मिलती थी। इलेक्ट्रॉन स्पिन होने की वजह से मिलती थी ये। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो क्या में लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा? स्पेक्ट्रम का मतलब एनर्जी वाली लाइन ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, एनर्जी वाली लाइंस। देखो, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। समझ में आया कि नहीं? तो कोई क्वेश्चन देख के छोड़ नहीं रहा है, देखो एकदम आउट ऑफ, एकदम अलग दुनिया का था, लेकिन सोचा तो समझ में आया कैसे करके करना था, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी दिस इन द ऑर्बिट दिस। बेटा ऑर्बिट कौन सा है देख के बता दो। 0.528 एंगस्ट्रॉम, मतलब कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है ना। 0.528 n स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो अगर यही वैल्यू है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, इन्होंने हमसे एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन कैसे बताओगे? एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? एक बात तो, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे, गोल गोल घूमने में कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो? mv²/r। इसका मतलब ये तो मास है, तो रोल कौन प्ले कर रहा है एक्सेलरेशन का? v²/r। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? v²/r। और वेलोसिटी दे रखी कितनी दी है बताओ? 2 ही मान ले रहे हो उसको, है ना। तो 2 × 10⁶, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4, 10⁶ का करो तो 10⁻12। आर देखो बेटा कितना, 0.528 एंगस्ट्रॉम में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻−10। सॉल्व कर लो इसको। इसको 0.528 को 0.5 मान लेते हैं रफली। ये काट दो, कितना 5 8 जा 40, 8 × 10⁻12 और 10 22, 8 × 10⁻22। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अरे एंटी अप्रोक्सीमेशन, 8 × 10⁻22। देखो 10⁻22 वाला एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। क्यों हम जाएंगे एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समझ में आया ना सबको? द वैल्यू ऑफ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। कितनी फोर्स लगती है? QVV। इन्होंने तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया, हमने पढ़ा था ना, कबाब फोर्स लगती है जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घुसता है, तो है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ही ऑप्शन सही, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला। कबाब याद रहेगा तो टिक कर दोगे तुरंत ही, है कि नहीं? तो कितना इधर उधर करके पूछा है, हमें तो पता है क्या होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब बेटा देखो इसका लॉजिक क्या है, सुनो। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको याद नहीं रखनी, हम बताते क्या करना है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आए, जो सबसे मिनिमम वाला होगा उसी को टिक मार देंगे। सबसे मिनिमम कौन है यहाँ पे? 10⁻⁻6, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, बहुत ज्यादा। तो जो सबसे छोटा वाला ऑप्शन है वही टिक मार देना। कितना होगा? 10⁻⁻6 टेस्ला। समझ में आया? याद वैसे तो पेपर करते करते अपने आप याद होगा, 4-5 बार करोगे तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q, the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा कैलकुलेशन वाइज, है ना। इसका आंसर आप याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। -q/4 होता है, ठीक। बाद में जब हम वो नीट वालों को पढ़ाते हैं तो उसमें तो हम बता ही देते कि ये वाला याद करना है। चलो फिलहाल हम एक बार करवा दे रहे हैं। देखो जरा, यहाँ पे बेटा q है, यहाँ पे q है। क्वेश्चन ने बोला एक q चार्ज हमने बीच में रखा है, ठीक। अब ये बोला है क्वेश्चन ने कि ये बिल्कुल बीचों बीच रखा है, सेंटर पे रखा है। इसको r कह देते हैं, इसको r कह देते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने बोला इस q की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। एंड पे q है शायद ना, हाँ वही हम सोचे, वरना तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एंड पे बेटा क्या है? q है, और यहाँ पे हमने स्मॉल q रखा है, ठीक बात। अभी हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है,
मतलब ये दोनों रिपेल होके दूर भाग जाएंगे। तो पहले ही बताओ इसका साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होना चाहिए, जिससे कि ये इस पे जितनी फोर्स लगा के इसको दूर भगाना चाहे, ये इसको उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर ले, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका साइन माइनस क्यों क्यों हुआ, समझ में आया क्या? अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई सा भी एक चार्ज पकड़ के आप कैलकुलेशन कर लो। हम सोच रहे ये वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस पे ये वाला चार्ज फोर्स कितनी लगाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस का लिख दे। ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, अच्छा ये वाला भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये इस पे कितनी फोर्स, रिपेल करने वाली फोर्स लगाएगा, कितनी लगाएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस बताओ 2r का स्क्वायर। समझ में आई वाली बात? आप चाहते इसका इक्विलिब्रियम भी देख सकते थे, हमने इसका देखा कि ये इस पे खींचेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, ये वाला चार्ज इसको इधर, ये माइनस है तो ये वाला इसको इधर, तो दोनों पे ऐसे फोर्स लग रही, देखो नेट फोर्स इस पे 0 हो गई तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो इसलिए दोनों फोर्सेस को बराबर रखा। क्यों रखा बराबर, समझ में आया? क्यों, नेट फोर्स कितनी करनी है, 0। के एंड के गेट कैंसिल आउट, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट। अच्छा कितना बच गया देखना, क्यू बाय आर स्क्वायर, और इधर कितना बच गया, क्यू बाय 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई देखो। इसका आंसर याद कर, वैसे निकाल भी लोगे तो छोटू सा ही है, कितना, -q/4। कौन सा ऑप्शन सही है देखो, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। द करेंट आई इज फ्लोइंग, ये भाई हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताओगे। फॉर्मूला पूछा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए होता है। एन लूप है तो क्या हो जाएगा, एन आई ए हो जाएगा। बहुत बार आ गया ये वाला क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, लो पहुंच गया असर्शन रीजन में। चलो भैया असर्शन रीजन पढ़ो। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा, क्योंकि भाई जितना तेज इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट उतना ही तेज तो चलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, होगा। ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से सोचा। अगर हम मैथमेटिकली सोचते तो, हाँ अगर हम मैथमेटिकली सोचते तो हम कैसे सोचते, आई इज इक्वल टू, हमने नेवा पढ़ा हुआ है क्या, यहां से भी देखो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉमन सेंस लगाते तो नॉर्मल बात है भाई, जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलेगा वही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मतलब करंट ज्यादा। दोनों तरीके से कर सकते थे आप, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये असर्शन सही है कि गलत है, सही। एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिक्रीजेस। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा करंट डिक्रीज होगा, ये वाली बात गलत हो गई है ना। तो ए सही है, आर गलत है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ अपॉन यू होता है क्या, ये तो वैसी गलत बात बोल दी, फॉर्मूला बता दी वो भी गलत। तो असर्शन सही है कि गलत, क्या फॉर्मूला होता है वैसे, और माइनस का बाई यू, खाली 1 भी तो आएगा। जरा देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एफ, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज यू, द मैग्निफिकेशन। तो देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ स्टेटमेंट गलत है ना, ये बोले तो इसलिए कर देते एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब खुद से सोचो, इसको सॉल्व करके क्या एफ बाई यू आ सकता है कभी भी, इसका मतलब माइनस साइन तो कहीं गड़बड़ हो गया वो, सही है। तो असर्शन गलत है बेटा, फॉर्मूला पूछा था वो भी गलत पूछा था, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज। ये गलत है, साइज ऑफ इमेज ऊपर होता है, नो क्या हुआ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रख दिया, तो दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक वेव नेचर बताता है लाइट का, सही बात है क्या, क्यों गलत बात क्यों है, पार्टिकल फोटोन गिरते हैं एक एक करके आके, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो फोटोन गिर रहा है कि वेव गिर रही है, फोटोन गिर रहा है। तो अगर फोटोन गिर रहा है तो कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। ये क्या बोल रहे हैं, वेव नेचर। मतलब ये गलत बात की सही बात, गलत बात। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो फोटोन्स निकलेंगे,
फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसके होते हैं? इंटेंसिटी के होते हैं। फ्रीक्वेंसी से तो एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ फोटोन किससे बढ़ते हैं? इंटेंसिटी से। तो ये गलत बात है कि सही बात है? गलत बात है। ओके 15 डन। समझ में आ गया सबको? तो 15 में असर्शन गलत है, रीजन भी गलत है, दोनों गलत है। 16 पढ़ो फटाफट से। The applied voltage mostly drop across the depletion region and the voltage drop across the p side and n side of the junction is negligible। क्या ये सही बात है? जो वोल्टेज हम लगाते हैं वो मोस्टली कहां ड्रॉप होता है? डिप्लीशन रीजन में। पी और एन साइड में बहुत कम ड्रॉप होता है, नेग्लिजिबल। क्या ये सही बात है? सही बात है। देखो डिप्लीशन रीजन अपोज करता है जाने से, तो उस अपोजिशन को हटाने के लिए तो हमने वोल्टेज लगाया। तो मोस्टली वोल्टेज कहां ड्रॉप होगा? डिप्लीशन रीजन में ड्रॉप होगा। तो ये सही बात बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? असर्शन सही है। रीजन देखो बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज लार्ज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन साइड और पी साइड। डिप्लीशन का रीजन का रेजिस्टेंस क्या होता है? लार्ज होता है एज कंपेयर टू पी साइड एन साइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। एक्सप्लेन करना ना ये ऊपर वाले को। चलो नेक्स्ट, सेक्शन ए डन। सेक्शन बी भी बनाई के मैं रिकॉर्ड कर देता है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करके बनाते हैं वो क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? होल। एन टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? पी टाइप किससे डोपिंग करने से बनता है? ट्राइवेलेंट। एन टाइप किससे बनता है? पेंटावेलेंट। डन। चलो इतना लिख दो, बहुत सारे है ना। टाइप ऑफ डोपेंट पूछे, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ दिस। अब देखो आप लोगों ने अगर फॉर्मूला याद किया है, सुनो हमने सुबह क्या बताया था? अगर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे तो हम फॉर्मूला तो कम से कम याद कर ही लेंगे। क्यों? अगर डेरिवेशन आता है और डेरिवेशन हम नहीं करते हैं तो फॉर्मूला लिख देंगे और 1 नंबर मिल जाएगा फॉर्मूला लिखने का, है ना। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें फॉर्मूला याद होता, रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी में रिलेशन होता है, क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखे हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा है, देखो दे रखा है। वो जो डेंसिटी है वो क्या है? एन की वैल्यू है, ठीक है। एन दे रखा है बेटा। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये पता है। रेजिस्टिविटी भी दे रखी है। क्या यहां से रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा? समझ में आया क्या काम ने? तो यहां से रिलैक्सेशन टाइम निकालते चलो। टाउ इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर रो। ठीक बात। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं देखना एक बार? 8.5 इंटू 10 द पावर 28, 10 द पावर 28। ई कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, है ना बेटा। और रो कितना दे रखा है? रेजिस्टिविटी देखो 1.7 इंटू 10 द पावर माइनस 8। अब फटाफट से अप्रोक्सीमेशन मारते हैं। चलो यहां से पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक। इसको काटो, हाँ 85 और 91 को काट दें। 1 पॉइंट कितनी बार में? 6, 60। 1 बार में काट दो इसको, है ना। ये 1 बार में खत्म हो गया। अच्छा 17 हमारा एज इट इज रखो 1.7। अब क्या बच गया? 16 और 17 को मल्टीप्लाई पहले देखो कितना क्या था बचा। 10 द पावर माइनस 31, 10 द पावर 28। 1.6 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 इंटू यहाँ करोगे 10 द पावर माइनस 38 इंटू 1.7 इंटू 10 द पावर माइनस 8। पहले बेटा पावर सिंप्लीफाई कर लो। 28 में से 38 जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस 8, माइनस का 18, माइनस का 18 ऊपर जाके प्लस 18 हो जाएगा। तो बचेगा 10 द पावर 12 और 1 13, माइनस का 13 बचेगा। अपॉन में कितना आ गया? 2.56 इंटू 1.7। इसको 1.7 और इसको 2 मान लो। 1.7 2.5 मान लो, है ना। तो उसको सॉल्व करके कितना आएगा जरा बताना। 6 हटा दो, 2.5 मान लो इसको, तो कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, है ना। 4.25, 4.25 को कितना मान लो? 4 मान लो। तो अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1/4 करोगे तो 0.25 इंटू 10 द पावर माइनस 3 सेकेंड। अच्छा 13 था, सॉरी, 10 द पावर माइनस 30। तो 0.25 इंटू 10 द पावर माइनस 13 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया निकल के? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला
टाइम। क्या होता था, यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, तो ये जो टकराने के बीच में टाइम लगता है, ये जो टाइम होता है इसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और इनके बीच का जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं इनके बीच के कोलिजन के बीच के गैप को, मीन फ्री पाथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, मीन फ्री पाथ अगर हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? मीन फ्री पाथ डिस्टेंस है क्या, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम पता चल गया, वेलोसिटी दे रखी है, क्या मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं हम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा मीन फ्री पाथ भी बता दो। मीन फ्री पाथ कैसे बताएंगे, क्या लिखोगे बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, समझ में आ रहा है ना, तेज तो नहीं हो रहा, 1.6। अच्छा, और ये हमें दे रखा है टाइम 0.25 इंटू 10⁻⁻13, तो कितना आ जाएगा, 16×5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 3 0.4 आ जाएगा ये, और इंटू में 10⁻⁻17, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻17 मीटर। देखो कितना कम डिस्टेंस चल रहा है, 0.4 इंटू 10⁻⁻17 मीटर। समझ में आ गई बात कि नहीं? टाइम कितना कैसे निकाला, समझ में आया? टाइम पता चल गया तो मीन फ्री पाथ निकालना बच्चों वाला काम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वैल्यू डाल दी। समझ आया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चन से अभी तक, बट ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे डेरिवेशन की फॉर्म में, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। याद है क्या? बार बार सैंपल पेपर करते रहो तो जो स्टार्टिंग वाले 4-5 किए ना उनको करने के बाद फिर आगे वाले अपने आप आसान लगने लग जाएंगे। बट बेटा करो, देखो करना तो पड़ेगा, है कि नहीं? अभी हमसे अगर नहीं आ रहा तो सोचो हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब भी हमसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वहां देखो एकदम से ऐसा कोई मैजिक तो होने वाला है नहीं कि अचानक से कुछ कुछ याद आने लग जाएगा, हम कुछ कुछ लिखने लग जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर हमसे अभी नहीं हो रहा है तो हमसे बाद में भी नहीं होगा, तो जो प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में हो रही है उसको हम अभी निपटा लें, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन गिवन। देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से हर बार क्वेश्चन आया है हर पेपर में। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो? बहुत बढ़िया, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। वैसे एक बात है, क्लास अटेंड करने से थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव फील आता है कि नहीं? बोलते हैं तो लगता है हाँ आ तो रहा है, कुछ तो आ रहा है। घर पे ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ पाती है कि नहीं? ठीक, लाइफ के लिए नेट की भयंकर रिक्वायरमेंट होती है। 2 दिन की कहानी है। 1/f1 प्लस 1/f2 वाईफाई लग जाएगा, बस हम अपने आप को कंट्रोल कर लें। इस बार हम सोचे जो फ्लो बनाया ना इसको चलन देंगे। इतनी मेहनत अगर हम कर दिए तो चैनल ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो कर जाएगा। बेटा एफ इक्विवेलेंट कितना दिया एक बार देखना, 80 दिया है ना। F1 कितना है, 30। कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? 20 है कैसा लेंस? ये गलत बात है, तो हम कॉन्वेक्स मान के चले जब कुछ नहीं बोला तो, है ना? 20 है ना ये। चलो भैया 1/f2 सॉल्व करना है। 1/80 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/f2। अच्छा तुम्हें पता है ये एक बालक कह रहा था कि भैया मेरा नेट ना यूज नहीं हो पाता, 8081 है ना, बर्बाद होता है रोज। मतलब बर्बाद इन द सेंस, कौन कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ा, उससे स्टोरी से मोरल मिलेगा वो समझो। कैलकुलेशन कर रहे तब तक बता देते हैं। तो ये सोचो हमें टाइम की वैल्यू कम है, नेट की वैल्यू ज्यादा है, नेट खत्म करना है कैसे भी करके ना, 1 GB मिला है हमें, बर्बाद चले जाएंगे वरना पैसे, है कि नहीं? अच्छा पावर बतानी थी, तो बेटा पावर कितनी आ जाएगी जरा बता दो। पावर आ जाएगी -3/80। इसको कन्वर्ट करेंगे डायोप्टर में तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? ओके, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा, माइनस का 30/8 डिवाइड कर दो 3.75 डायोप्टर। ये ध्यान रखना पावर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे कि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक बा? चलो है तो क्या हुआ, तो कॉन्वेक्स लेंस थिन नहीं हो सकता? ये लो थिन मतलब पतला लेंस ना, बस उससे नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, जब बोला नहीं तो कॉन्वेक्स मान के चलेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस, देन व्हाट विल द मैक्सिमम। बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक ही इक्वेशन कितनी बार यूज कराएंगे? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो? E माइनस वर्क फंक्शन। बहुत बढ़िया, तो ये रहा हमारा मेटल प्लेट, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है हमें, कहां गया क्वेश्चन?
अच्छा ये रहा 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है ना, ये एफ नॉट है, तो इससे वर्क फंक्शन निकल जाएगा क्या? अच्छा, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है कि क्या दिया है? वेवलेंथ कितनी दी है? 400 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, और हमसे पूछा क्या? काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्या निकलेगा? वर्क फंक्शन। यहां से क्या निकलेगा? टोटल एनर्जी, माइनस करके क्या निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी। कितनी बालक सी बात है, चलो निकालते। तो बेटा देखना इधर, एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्टली एक अच्छा सा, क्या था? 1240 बाय लैम्डा। यहां से आंसर किस में आता था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था। चलो भैया 1240, बट यहाँ पे लैम्डा किस में पुट करते थे? नैनोमीटर में। तो फिलहाल देखो लैम्डा हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम है, इंटू में 10⁻⁻10। अगर हम एक जीरो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁹। एक जीरो काट दिया। अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? तो 400 नैनोमीटर हो जाएगा क्या? एंगस्ट्रॉम में दिया, एक जीरो हटा के डायरेक्ट पुट करो, नैनोमीटर में कन्वर्टेड। ठीक, 400 कितना आ जाएगा बेटा? देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 ढाई 40, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो लाइट आई है उसकी एनर्जी कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमें क्या चाहिए? वर्क फंक्शन चाहिए। वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे बोलो? फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ नॉट। एच एफ ही तो फॉर्मूला होता है एनर्जी का। एच कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी दी है? 5.5 इंटू 10⁻14। अभी यहां से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड। समझ आए? ओके, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 16 के टेबल में 66 4 बार में, 16 चौक 64 होता है, 2 को इग्नोर मार दो। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 22.0। 10 दी पावर देख लो, 20 34 माइनस का 20 बचेगा, ऊपर जाके प्लस 19 माइनस का 1, तो बेटा ये आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मिल गया। अभी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बोलो जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए भैया E माइनस डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट, है ना? तो फाई नॉट से डिनोट किया है तो फाई नॉट लिख दो। बेटा E हमारा 3.1 है और फाई हमारा कितना है? 2.2। माइनस कर दो, कितना आएगा? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सही बात है? 0.9। ओके चलो समझ आया कैसे किया? केवल 2 बातें निकाल ली थी, टोटल एनर्जी, वर्क फंक्शन, दोनों को माइनस करो, क्या निकल जाएगा? आए काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, a ray of light is incident at a glass water interface at an angle of I. It emerges finally parallel to the surface of water. Then what will be the value of mu g? क्या कह दिया क्वेश्चन ने? बताओ पहले में। क्वेश्चन ने कहा कि एक ग्लास वाटर इंटरफेस पे लाइट आई है, मतलब एक जगह ग्लास होगा एक जगह वाटर होगा, और फिर जब लाइट निकली तो वो कहां से निकली? वाटर सरफेस से निकली। ओके, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वाटर ना। ठीक है, सुनो एक बात बताओ, सुनना, हम ना ऐसा वाला बना रहे हैं, ये ग्लास, एक इनमें ग्लास है एक वाटर है, लाइट अगर हम इधर से लाएं, अब हमें नहीं पता, अच्छा ग्लास वाटर इंटरफेस ना, लाइट ग्लास वाटर इंटरफेस पे आई है तो इसको हटा दो। चलो अब इसमें से एक ग्लास है एक वाटर है, बताओ। ये है, ठीक, लाइट आ गई। अब ये इंटरफेस कौन सा है? ग्लास और वाटर वाला, मतलब ऊपर ग्लास होगा नीचे वाटर, या ऊपर वाटर नीचे ग्लास। बताओ क्या लिखना चाहिए? ऊपर, ऊपर ग्लास होगा। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से निकली बाद में? वाटर से निकली, मतलब लाइट वाटर से तो जब ही निकलेगी ना, अब नीचे वाटर होगा, पैरेलल टू द वाटर सरफेस बोला ना उन्होंने, तो लाइट कहां आई? ग्लास वाटर इंटरफेस पे। कितने एंगल पे आई? आई एंगल पे आई, ऐसा बोला क्वेश्चन ने। फिर आगे पढ़ो, इट इमर्जेस फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वाटर। अच्छा इमर्जेस, इसका मतलब अब यहां से ऐसे तो नहीं कि इसको इमर्जेस थोड़ा ना बोलेंगे, तो वापस उसी में TIR हो गया। इसका मतलब शायद ऐसे होगा
यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे वाटर, ये समझ में आया? अच्छा, शायद ये लाइट ऐसे आई होगी और फिर ना यहां आने के बाद पैरेलल टू द सरफेस ऐसे चली गई होगी। बोलो, इमर्जेस तो ऐसे ही बोलोगे। अगर आप यहीं से ऐसे बोल दिए तो ये इमर्ज कहां करी, तो एंटर ही नहीं करी, तो इमर्ज करने का तो सवाल ही नहीं हुआ। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? ग्लास वाटर इंटरफेस बोला तो इसको ग्लास, इसको वाटर माना। नीचे वाटर इसलिए माना क्योंकि लाइट ने बोला फाइनली वो कहां से निकली है, वाटर के सरफेस के पैरेलल। फिर कोई कह सकता था आपको कैसे पता चला यहीं से लाइट निकलेगी? एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम पैरेलल निकाल देते तो लाइट तो एंटर ही नहीं करी वाटर में, तो पैरेलल टू द सरफेस निकलेगी कैसे? समझ आ रही क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो इसका मतलब एंटर तो करेगी, फिर यहां से निकल गई होगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम? एयर मान लेंगे। इसका रे डायग्राम समझ में आया कैसे बना? आ गया? अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 90 डिग्री। एक बात बताओ, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला होगा क्या? हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है ना शायद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जी? अच्छा, म्यू जी पूछा है और ये म्यू डब्ल्यू है। ओके, एक काम करते हैं, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, फिर यहां पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, वहां से म्यू जी आ जाएगा अपने आप। समझ में आया क्या काम है? तो इस सरफेस को नाम दे देते हैं सरफेस नंबर 1, इसको नाम देते हैं सरफेस नंबर 2। एट सरफेस 2 स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा, क्या लिखोगे? म्यू डब्ल्यू साइन आर इज इक्वल टू, बाहर एयर है तो 1 और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारा यहां से साइन आर की वैल्यू आ जाएगी क्या? कितनी आ जाएगी बताना? 1 बाय, ये तो हम चाहते डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ग्रेजिंग एंगल हो रहा है तो हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे कि साइन आर किसके बराबर? 1 बाय म्यू डब्ल्यू के बराबर। समझ में आया यहाँ तक? अब सरफेस 1 पे चलते हैं। अगर हम सरफेस 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा बताओ? म्यू ऑफ जी साइन आई इज इक्वल टू, बताओ, म्यू डब्ल्यू साइन आर। साइन आर की वैल्यू जानते हो क्या आप? हाँ, तो म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर की जगह 1 बाय म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड में जाएगा तो 1 बाय साइन आई। समझ में? मुश्किल क्वेश्चन था। अब देखो, कहने के लिए लग रहा था पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन केवल 2 बार स्नेल्स लॉ लगाया, एक बार में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं 2 3 4 बार करोगे ना बहुत आसान लगने लग जाए, लेकिन पहली बार में आसान नहीं लगेगा। पहली बार में एबीसीडी भी आसान नहीं लग रही थी। याद करो अपना बचपन। क्यों याद करवा रहे मम्मी? ये पूछते थे ना, अब तो रट गई है सारी की सारी। तो पहली बार में आसान नहीं लगेगा ना, 2 3 बार कर लोगे फिर अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ अ इक्विलेटरल प्रिज्म। बेटा, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है इसका मतलब सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। ओके, दिस इज कुछ 60 डिग्री के एंगल। हमारा चलो जी भैया, सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। ओके, ए लाइट कैसे आई है? नॉर्मली आई है, तो नॉर्मली आती है तब तो सीधी सीधी चली जाती है। चलो सीधी सीधी चली गई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अच्छा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो हमें बोला है म्यू जी कितना है बेटा? 3/2 है। और बाहर क्या है? वाटर है क्या? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू डब्ल्यू कितना दिया बेटा? 4/3 दिया है। यहां तक कहानी बढ़िया है। इसका 3/2, बाहर वाले का 4/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है क्या ये रे टीआईआर करेगी? तो टीआईआर करने के लिए हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टीआईआर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हमारे साथ साथ निकलवाओ जरा क्रिटिकल एंगल। पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये नॉर्मल बना लिया क्या हमने? ध्यान से देखो, ये 60 है बेटा, ये कितना है? 90, तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। समझ पाए क्या वाली बात? ये 30 है और ये पूरा 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस एसी, एट सरफेस एसी कितना होगा बताना? 60 डिग्री होगी। अब हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा आया तो टीआईआर नहीं होगा। अगर क्रिटिकल एंगल इससे बड़ा है तो फंस गए।
बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। समझ आई बात क्या? ठीक है, चलो क्रिटिकल एंगल निकालने भी, कैसे निकालें क्रिटिकल एंगल? तो हम जानते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू छोटा बाई बड़ा, याद है? साइन आई सी इज इक्वल टू छोटा बाई बड़ा, ऐसे लिख रहे हैं। एग्जाम में मत लिख के आ जाना, हम कह रहे हैं एग्जाम में ये मत लिखना। छोटा बाई बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा बताओ? 3/2 की वैल्यू देखो 1.5, 4/3 की वैल्यू 1.33, कौन छोटा? 1.33, मतलब यहाँ पे क्या डालेंगे 4/3, यहाँ पे क्या डालेंगे 3/2, उल्टा होके ऊपर चला जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा ये? 8/9 भाई, हमसे 8/3 कैसे? 8/9। तो साइन आई सी इज इक्वल टू 8/9, सॉल्व करना है इसको, कितना आएगा? 0.80 है, 81, 0.9 आएगा क्या अप्रोक्सीमेटली? 0.9 किसके पास है? 0.9 1 के पास है। 1 कहाँ पे होती है? 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा छोटा ले लो। तो आईसी कितना हो जाएगा बताओ? 88, 86 कुछ भी मान सकते हो ना। आईसी कितना हो गया? 86 डिग्री। अब बताओ आईसी बड़ा कि एंगल आई बड़ा? आईसी बड़ा। तो आई की वैल्यू आईसी से बड़ी आई है कि नहीं? नहीं आई है। क्या कर रहे हो? आई की वैल्यू आईसी से छोटी है कि बड़ी है? छोटी है भाई। आई 60 डिग्री है, आईसी 86 डिग्री है, तो वैल्यू छोटी है ना। तो अगर ये छोटी है तो इसका मतलब टीआईआर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? आई इज लेस देन आई सी, देयरफॉर टीआईआर नहीं होगा। ठीक बात। चलो जी, सेक्शन बी कंप्लीटेड। हाँ भैया, हाँ अगर आई की वैल्यू आईसी से बड़ी, हमने पढ़ा था ना कि दो कंडीशन है टीआईआर की, दो कंडीशन, आई की वैल्यू आईसी से बड़ी और लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? आंसर से देना। ठीक बात। तो रीजन लिखा है ना? हाँ रीजन लिखा है, देखो आई की वैल्यू आईसी से कम है इसलिए टीआईआर नहीं होगा। ओके।